गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। ओके, तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फ्रेम हुई, उस असेंबली ने फर्दर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया, उन्होंने किन किन ड्राफ्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आता है वो है 1934 में, जब एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने ये डिमांड रखी कि हमारा इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसी के एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेम डिमांड रखी। अब देखो, मानवेंद्र नाथ रॉय का नाम आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर वही थे, और उन्होंने इंडिविजुअल डिमांड रखी तो ब्रिटिशर्स पर उतना इफेक्ट उस चीज़ का नहीं पड़ा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, इकलौती ऐसी इंपॉर्टेंट पार्टी जिसका कुछ इन्फ्लुएंस था किस पर, ब्रिटिशर्स पर। तो इसीलिए जब उन्होंने डिमांड रखी तब वहां से ब्रिटिशर्स पर थोड़ा सा इफेक्ट जो है होना शुरू हुआ। अब उसके बाद बात करें 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सेम डिमांड रखी, बट उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फॉर्म होनी चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि उसमें ब्रिटिश मेंबर्स भी होंगे और या फिर आप हम पे कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर डालोगे, ऐसा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट असेंबली फॉर्म होगी, आपका कोई भी प्रेशर उसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो, 1938 के बाद आपको याद होगा हमारी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट अकर हुआ, दैट इज द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब हिटलर ने क्या किया, अटैक किया किस पर, पोलैंड पर। पोलैंड पर अटैक करते ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हुई इन 1939। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो एक तरीके से दो ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक ग्रुप जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा ग्रुप जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो जर्मनी को सपोर्ट करने वाले तीन कंट्रीज एक साथ लड़ रहे थे। वो कौन कौन से थे, जर्मनी खुद, इटली और जापान। इनका एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप था आपका यूएसएसआर, फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन। ये सारे एक साथ जो है लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट। अब तब तक इंडिया पर किसका राज था या किसकी हुकूमत थी, किसकी थी, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गई थी तो 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसमें लगभग उन्होंने इंडियंस की सारी डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर आता है आपका 1942, जिसमें आता है आपका क्रिप्स इंडिया मिशन। ठीक है, क्रिप्स इंडिया मिशन आता है जिसको हेड कौन करते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, जिसमें बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि अगर इंडियंस उनकी मदद कर, देखो हो क्या रहा था कि फ्रांस तो फॉल हो चुका था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, फ्रांस तब तक फॉल हो चुका था और यूएसए जो है वो बहुत वीक पड़ रहा था। तो जो उसके अदर एलाइज थे वो उस पर बहुत प्रेशर भी बना रहे थे कि आप इंडिया से सोल्जर्स लेकर आओ और हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मदद करो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या चालाकी करी कि इंडियंस को ये चीज़ बोली कि अगर आप हमारी मदद करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तो आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको खुद को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करके दे दी जाएगी, आपका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, सेम चीज़ को महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये सब कुछ बहाने हैं, ऐसा ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने क्रिप्स इंडिया मिशन को क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब कि उस चीज़ को टाल रहे हैं वो। ठीक है, अब उन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला और क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया। अब देखो 1945 में आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो खत्म हो गई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद 1946 में अराउंड फरवरी 1946 में आपका आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं वहां से, स्टेफोर्ड क्रिप्स,
पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, इसकी मेन एम क्या था कि जो ब्रिटिश लीडर्स हैं उनके द्वारा जो पावर है वो इंडियन लीडर्स को, मतलब इंडिया को ट्रांसफर करना उनका काम था। 2 इसके और वर्क थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना, दूसरा एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना, मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाना तब तक जब तक कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर लेती है। उसके बाद इलेक्शंस के थ्रू हम एक परमानेंट गवर्नमेंट जो है वो बना। तो गाइज ये था आपका टोटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ शेयरिंग है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा।